स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास इम्यूनोलॉजी की जो हमारी थर्ड क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले की क्लासेस में हमने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से अडेप्टिव और इनडेट इम्यून सिस्टम वर्क करता है और ये होता क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोगों ने अडेप्टिव और इनडेट इम्यून सिस्टम पहले पढ़ लिया है। आज हम कुछ टर्म्स आते हैं इम्यूनोलॉजी में, जैसे एंटीजेंस, हैप्टेंस, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेंस, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एंटीजेंस और हैप्टेंस के बारे में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीजेंस के बारे में हम देखेंगे कि एंटीजेंस होते क्या हैं। ठीक है, एक सेकेंड। एन एंटीजन इज़ अ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कोई भी इनका नेचर हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोटीन्स ही हों। जैसा आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रोटीन्स होते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इनका जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है, मतलब जो ज़्यादातर एंटीजेंस जो जिन पे स्टडी हुई है वो प्रोटीनेशियस नेचर के ही हैं, ये बात सही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एंटीजन प्रोटीन्स ही होते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एंटीजेंस क्या होते हैं? हमारे नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, तो एंटीजन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इनको एंटीजेंस कह रहे हैं। एंटीजेंस मतलब जो हमारे एंटी हो, एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस एक ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करते हैं, इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं। अब किसी को भी हम एंटीजेंस नहीं बोल देंगे कि कोई अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड का छोटा सा कोई मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ठीक है, जो केवल 2-3 अमाइनो एसिड से ही मिलकर के बना हुआ है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम एंटीजेंस नहीं कह सकते। एंटीजेंस के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे एक तो वो फॉरेन मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, वो उसके अलावा उसका एक साइज़ मैटर करता है बहुत ज़्यादा। उसका साइज़ होना चाहिए एक पर्टिकुलर रेंज में, तभी वो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर पाएगा। उससे छोटा साइज़ होने पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के काबिल नहीं रहेगा कौन? एंटीजन। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा भी हुआ है स्टार्टिंग से। देखिए, हम एक एक पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोग समझते जाइए। पहला पॉइंट है हमारा, एन एंटीजन इज़ अ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो एंटीजन्स होते हैं उनको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के कैपेबल होना चाहिए। इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का मतलब क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, या अगर टी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो क्या प्रोड्यूस करना, बताया था इससे पहले की क्लास में हमने, साइटोकाइंस। ठीक है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और टी सेल्स अल्टीमेटली साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करती हैं। रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा आप लोगों का, पीछे की बातें मैं बीच बीच में पूछती जाऊंगी, इससे आप लोगों को पुराना भी क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट एंटीजेंस आर आइदर प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स, जिनका नेचर होता है। लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर यूजुअली एंटीजेनिक ओनली व्हेन कंबाइंड विद प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स के अलावा लिपिड और न्यूक्लिक एसिड भी एंटीजेनिक होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है एंटीजेनिक। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ड लिखा हुआ था, मतलब एंटीजन जो है एंटीजेनिक ही नहीं होते, इम्यूनोजेनिक भी होते हैं। वो इम्यून रिस्पॉन्स को भी एलिसिट करते हैं या इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, लेकिन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड भी कभी कभी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं जब वो प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अभी आप लोगों को जब मैं आगे अभी और बताऊंगी तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए अगर ये लाइन अभी समझ में नहीं आ रही है तो परेशान मत होइए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए पहले कि मोस्ट एंटीजन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद अ मॉलिकुलर वेट जनरली ग्रेटर देन 10,000 टू 6 लाख डेल्टन्स। ठीक है, इनका जो साइज़ रेंज होना चाहिए एंटीजन्स, किसी चीज़ को एंटीजन कहलाना है अगर, तो उसका साइज़ रेंज 10,000 से लेकर के 6 लाख डाल्टन्स के बीच में होना चाहिए। ये आपका क्यूबे का पॉइंट है, इसको आप इसी तरह से याद करेंगे।
ये मत सोचिएगा कि कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, ये बहुत मैटर करता है साइज एंटीजन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दी एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फंक्शन एज एन एंटीजन डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, केमिकल नेचर एंड डिग्री ऑफ फॉरेननेस टू द होस्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एंटीजन। कोई एंटीजन एंटीजन कब कहलाएगा? जब उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उस पर स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए उसको, उसका केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, और उसकी डिग्री ऑफ फॉरेननेस क्या है। डिग्री ऑफ फॉरेननेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा एंटीजन होगा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा या इस साइज़ रेंज में अगर आता है उतना ही अच्छा वो एंटीजन होगा। उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा एंटीजन होगा। इसके अलावा एंटीजन का जो केमिकल नेचर होता है वो भी उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, an antigen may originate from within the body, self antigen or auto antigens, or from the external environment, non self antigen और hetero antigen और foreign antigens, ठीक है। अब एंटीजन्स हमारी बॉडी में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं या बाहर से आ सकते हैं। तो बाहर से आने वाला कॉन्सेप्ट तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि बाहर से ही आएंगे तभी वो फॉरेन होंगे, लेकिन हमारी बॉडी में कैसे जनरेट हो जाएंगे? हमारी बॉडी में तो जनरेट जो होने वाले हैं उनको तो एंटीजन कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में है। तो कैसे हुआ ये? मान लीजिए आपने कोई केमिकल सब्सटेंस का इंटेक किया, ठीक है, कोई चीज़ आपने खाई, उसके बाद वो जिन भी उसका जब डाइजेशन हुआ तो उससे कुछ एलिमेंट्स बने। सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको ड्रग्स का दे सकते हैं। इसमें आपने कोई ड्रग इनटेक किया हुआ है, ठीक है, उस ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ छोटे छोटे कंपाउंड जो बनते हैं वो हमारे लिए कभी कभी क्या करते हैं, एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। ड्रग के मेटाबॉलिज्म से कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं जो एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और इसी कारण से किसी एक पर्टिकुलर ड्रग से किसी को एलर्जी हो सकती है। कहते हैं ना कि कोई ड्रग की एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है कि वो आपकी बॉडी में ऐसा फॉरेन मटेरियल किसी कभी डाइजेशन के बाद ऐसा कुछ कंपाउंड बन सकता है जो आपकी बॉडी के लिए सेल्फ ना हो, वो नॉन सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी आपकी बॉडी में एक तरह से आपकी बॉडी उसके लिए इम्यून होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एलर्जी हो रही है बॉडी में, वो ऐसा एलर्जन बिहेव करने लग जाएगा। एलर्जन भी एक तरह का एंटीजन ही होता है, ठीक है, वो उसका एक टाइप है। तो आप लोग तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ एंटीजन एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर ही वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एंटीजन है क्योंकि वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में बना रही है क्या, जो भी एंटीबॉडी है या साइटोकाइंस बना रही है उसके अगेंस्ट में बना रही है, तो वो हमारी बॉडी में एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बन गया होगा आप लोग के दिमाग में कि किस तरह से हमारे सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन जो होते हैं वो इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करते हैं। तो एंटीजन्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको ये पॉइंट बताए हैं। आगे देखिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं। सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन्स के एग्जाम्पल्स इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। सेल्फ एंटीजन्स के बारे में देखिए, वैसे बताया हुआ है ओरिजिनेट विद इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑटो इम्यून डिजीजेज कारण ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण क्या होता है? सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन बनने का एक तरीका तो हमने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ ऐसे कंपाउंड बने। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो खुद के कंपाउंड हैं, हमारी बॉडी के ही कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अगेंस्ट में बॉडी कभी कभी क्या होता है, कुछ फंक्शन में दिक्कत आने की वजह से हमारी बॉडी अपने ही मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में बनाने लग जाती है एंटीबॉडीज़ या साइटोकाइंस, कुछ भी बनाने लग जाती है, और जिससे हमारे अंदर, जैसे मान लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज़ेस इसके एग्जाम्पल है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में हमारी बॉडी अपने ही जो बॉडी के कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करने लग जाती है कभी कभी। तो कभी कभी कुछ मतलब गड़बड़ियाँ हो जाती कह सकते हैं बॉडी में। जब हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में आपको और अच्छे से इसके बारे में बताएंगे, तो वो भी एक तरह से हमारी सेल्फ मॉलिक्यूल भी एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम आपको जब ऑटो इम्यून डिजीज़ेस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से सेल्फ मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं।
दूसरा है नॉन सेल्फ एंटीजन। नॉन सेल्फ एंटीजन में क्या आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, स्नेक विनोम, पॉलेंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कई लोगों को पॉलेंस से भी एलर्जी होती है। इसके अलावा सर्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम फूड्स, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन सेल्फ एंटीजन में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंटीजेनिक कंपाउंड्स आर ऑफन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स सच एज कैप्सूल, सेल वॉल्स, फ्लैचला, फिम्ब्री एंड टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया, द कोड्स ऑफ वायरसेस और द सर्फेसेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। मीन्स एंटीजेनिक कंपाउंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कंपोनेंट हैं वो भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट भी एंटीजेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। यही उन्हीं सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉन माइक्रोबियल एंटीजन इंक्लूड्स पॉलन, एग वाइट, ब्लड सरफेस मॉलिक्यूल, सीरम प्रोटीन्स एंड सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स में ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। कुछ लोगों को पॉलन से आपने देखा हो कि एलर्जी हो जाती है, एग वाइट से काफ़ी लोगों को एलर्जी के सिम्टम्स देखने में आते हैं, ब्लड सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में कभी कभी इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है, सीरम प्रोटीन, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आ जाती हैं नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल्फ, नॉन सेल्फ एंटीजन, उनके एग्जाम्पल्स, एंटीजनिक कौन कौन से कंपाउंड माइक्रोब्स के होते हैं और कौन से नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स हैं। नेक्स्ट देखिए हैप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैप्टेंस क्या होते हैं, कई सारे लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एंटीजेनिक तो होते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते। एक वर्ड होता है, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक वर्ड होता है एंटीजन, दूसरा वर्ड है हमारा इम्यूनोजन। ये दो वर्ड हैं। तो एंटीजन हमेशा क्या होगा, इम्यूनोजन हमेशा एक एंटीजन होगा, लेकिन एंटीजन हमेशा इम्यूनोजन हो ऐसा नहीं ज़रूरी है। एक होता है मॉलिक्यूल इम्यूनोजन, एक होता है एंटीजन। इम्यूनोजन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है या इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है, लेकिन एंटीजन भी ऐसा करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एंटीजन इम्यूनोजन की तरह बिहेव करें या इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करने या इम्यून रिस्पॉन्स के ओरिजिनेट होने में हेल्प करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एंटीजन क्या करता है, सिंपली आपका एंटीजन जाके बाइंड हो जाएगा साइटोकाइन से, एंटीबॉडी के साथ बाइंड तो हो जाएगा, लेकिन वो इस कैपेबल नहीं होता कि वो फर्दर क्लोन्स की फॉर्मेशन को इंड्यूस कर सके। जैसे कि एंटीबॉडी से जाके वो बाइंड तो हो जाता है लेकिन और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड तो हो जाते हैं लेकिन इम्यूनिटी को नहीं ओरिजिनेट कर पाते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं हैप्टेंस, ठीक है। तो हैप्टेंस क्या हो गए, हैप्टेंस ऐसे केमिकल सब्सटेंस हो गए जो एंटीजन तो होते हैं लेकिन इम्यूनोजन नहीं होते हैं, मतलब वो खुद से इम्यून रिस्पॉन्स को ओरिजिनेट नहीं कर पाते हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स को किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन किया जाता है, मान लीजिए छोटे छोटे हैप्टेंस हैं बिंदी बिंदी वाले, ठीक है, इनको जब हमने किसी एक प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दिया, इसकी सरफेस पे अटैच कर दिया, तब ये प्रोटीन के साथ मिल करके ये जो इनका स्ट्रक्चर बना ये इम्यूनोजेनिक हो सकता है, लेकिन इस इटसेल्फ इम्यूनोजेनिक ये नहीं होते। तो इनको हम क्या कहते हैं, हैप्टेंस, ठीक है। तो हैप्टेंस के बारे में देखिए जो लिखा हुआ है इसको हम बता दे रहे हैं। मैनी लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट एंटीजेनिक बाय देमसेल्व्स बट बिकम एंटीजेनिक इफ दे बॉन्ड टू अ लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, दीज लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन्स आर कॉल्ड हैप्टेंस। इसमें आप लोग देखिए यहाँ एंटीजेनिक की जगह अगर आप लोग इम्यूनोजेनिक वर्ड लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसमें आप लोग इम्यूनोजेनिक लिख लीजिएगा, कॉपी में जब लिखिएगा तो यहाँ एंटीजेनिक की जगह इम्यूनोजेनिक लिख लीजिएगा, यही एक एप्रोप्रिएट वर्ड है। एंड यहाँ भी आप एंटीजेनिक की जगह इम्यूनोजेनिक ही वर्ड लिखिएगा, ये बाई मिस्टेक ऐसा लिख गया है, या इम्यूनोजेनिक वर्ड ही होगा, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा सब लोग आप लोग। तो हैप्टेंस क्या होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हमने जैसा आपको बताया था अभी इसके पहले, इसीलिए मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन,
कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन होने के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो उसका साइज़ मैटर करता है। जैसे जो हमने बताया था 10,000 से लेकर के 6 लाख किलो डाल्टन्स के बीच में अगर साइज़ होगा तभी वो बिहेव करेंगे इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल की तरह, वो एंटीजन ही इम्यूनोजेनिक होंगे। लेकिन अगर उनका साइज़ बहुत छोटा है, 10,000 किलो डाल्टन से कम है, तो वो इम्यूनोजन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, एंटीजनिक हो सकते हैं। क्योंकि एंटीजनिक होने के लिए तो फॉरेननेस भी हो गया तो भी हम उसको एंटीजनिक कहेंगे, वो साइज़ रेंज हो जाएगा तो भी एंटीजेनिक कहेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके। तो हैप्टेंस खुद से इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं शो करते हैं, मतलब एक्टिवेट नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब उनको किसी कैरियर या बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया जाता है। और हैप्टेंस पे स्टडी सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी और टर्म किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोगों को याद होना चाहिए। लैंडस्टीनर ने हैप्टेन वर्ड भी दिया और उस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ हेप्टेन्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हेप्टेन्स के, जैसे एनिलीन, जो कुछ लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन मान लीजिए, एनिलीन मान लीजिए, फिनॉल, अमीनोबेंजीन हो गया, ऑर्थो, मेटा और पैराबेंजोइक एसिड हो जाएंगे, इसी के डेरिवेटिव्स हैं हमारे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हेप्टेन्स होती हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन एक कंपाउंड, आपने नाम सुना होगा, ये एक ड्रग होती है पेनिसिलिन। ठीक है, वो भी हेप्टेन्स की तरह बिहेव करती है। क्या होता है, पेनिसिलिन का जब डाइजेशन होता है बॉडी में, जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। जाके कैसी बाइंडिंग करते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करने लग जाता है, जिसके कारण कभी कभी एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हो जाते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक हेप्टेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग से नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो बता सके आप लोग किस में से कौन हेप्टेन मॉलिक्यूल है या कौन एंटीजेनिक है, कौन इम्यूनोजेनिक। इस तरह से आता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा इम्यूनोजेनिक नहीं है या इनमें से कौन सा इम्यूनोजेनिक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद होंगे तो आप कर ले जाओगे। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने क्यूबे बुक से लिए हुए हैं, उसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड हेप्टेन्स। अब एंटीजन और हेप्टेन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये यहाँ पे बताया गया है। एंटीजन का मतलब यहाँ पे इम्यूनोजेंस है। ठीक है, आप इम्यूनोजन भी यहाँ लिख सकते हैं। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन एन एंटीजन इज अ फॉरेन बॉडी विच हैज़ द एबिलिटी टू ट्रिगर द होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू एन एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करेंगे। सिंपल सी बात जो इस पर लिखी हुई है। और हेप्टेन क्या होंगे? खुद से नहीं कर पाएंगे, वो इम्यूनोजेनिक नहीं होंगे। ठीक है, जब तक वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड ना कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एंटीजन डायरेक्टली बाइंड्स टू द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड एंड इनिशिएट इम्यून रिएक्शन। ये तो तुरंत इम्यून रिएक्शन को एलिसिट कर लेंगे एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होकर। ये ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक वो किसी बड़े प्रोटीन के साथ या कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड ना किए जाएं। इनको कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको होती है। ठीक है, ये सारे हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, हमने बता भी दिया। एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने की जो होती है वही हमारी इम्यूनोजेनिसिटी है। एंटीजेनिसिटी क्या होती है? एंटीजेनिसिटी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, भले ही वो बाइंड हो जाए हमारे साइटोकाइंस के साथ या तो इम्यूनोग्लोब्यूल्स या एंटीबॉडीज़ के साथ। मीन्स एंटीजेनिसिटी क्या हो गई? एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीबॉडी और साइटोकाइंस इज कॉल्ड एज एंटीजेनिसिटी। एंड इम्यूनोजेनिसिटी क्या हो गई? एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सिंपल एकदम, आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपका, इन दोनों टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। ठीक है, एंटीजेनिसिटी वर्सेस इम्यूनोजेनिसिटी तक हमने यहाँ पढ़ लिया है। हमने हेप्टेन्स के बारे में भी पढ़ लिया है और एंटीजेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको एंटीजेंस, इम्यूनोजेंस और हेप्टेन्स के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि क्या क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप लोग याद कर लीजिएगा, सेल्फ नॉन सेल्फ के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा और एंटीजन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद कर लीजिएगा। ये वाली लाइन जिसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज, स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, केमिकल नेचर एंड डिग्री ऑफ फॉरेननेस, और इसका साइज रेंज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपने कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं
और एंटीजन्स का ही बचा हुआ पार्ट इसमें एपिटोप्स आते हैं। एपिटोप्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें मैंने क्यूबे से ली हुई है, तो आप लोग रेफरेंस बुक की तरह क्यूबे ही यूज़ करिए, उससे पढ़िए, और उससे अगर कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आती है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।